सर्कल क्या होता है, सर्कल वो सेट्स ऑफ पॉइंट होते हैं। सर्कल कैसे बनता है, उन सेट्स ऑफ पॉइंट से जिनका दूरी एक फिक्स पॉइंट से बराबर होता है। जैसे कि देखो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, इन सभी पॉइंट का दूरी एक पार्टिकुलर पॉइंट से क्या है, बराबर है, तभी जाके सर्कल बनेगा। तो यहाँ पे कितना सारे पॉइंट है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, और वो सभी इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का दूरी एक पार्टिकुलर पॉइंट से क्या है, बराबर है। समझ में आया। और वो जो पार्टिकुलर पॉइंट होता है जिससे इन सब का दूरी बराबर होता है, उस पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। और ये जो बाकी पॉइंट है ना, जो पॉइंट का दूरी इस पॉइंट से बराबर है, ये जो सर्कल बना रहा है, वो सभी मिलकर किसको बनाते हैं, सरकमफेरेंस, मतलब सर्कल का बाउंड्री को बनाते हैं। अरे समझ में आ रहा है। सर्कल एक सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसका दूरी एक पार्टिकुलर पॉइंट से क्या है, बराबर है। इसका जितना दूरी है इसका भी उतना ही, इसका भी उतना ही, और यहाँ पे भी लोगे तो उसका भी उतना ही होगा। और सर्कल का जो बाउंड्री है, मतलब सरकमफेरेंस, वहाँ से लेकर सेंटर का दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस। ये समझ में आया। अब देखो किसी भी सर्कल में अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे, एक पॉइंट पे नहीं, 2 पॉइंट पे टच करे, तो उसको एक नाम दिया गया, उसको बोलते हैं कॉर्ड। जैसे ए भी यहाँ पे एक कॉर्ड है, और उसी तरह से ये कॉर्ड जहाँ जहाँ टच किया है, तो उसके कारण ना ये सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब ये सर्कल का जो सरकमफेरेंस है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक ये वाला पार्ट और ये बड़ा वाला पार्ट। ये जो छोटा वाला पार्ट है ना, माइनर सेगमेंट, इसको आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क। कौन सा आर्क बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं, क्योंकि ये आर्क छोटा है। और ये जो बड़ा वाला सरकमफेरेंस का जो टुकड़ा है ना, ये बाउंड्री, उसको मेजर आर्क बोलते हैं। समझ में आया। और आर्क को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे चलो ये आर्क है, तो इसके ऊपर ऐसे करके कर्व दे दोगे तो ये आर्क का सिंबल हो गया। कॉर्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंपली ए बी। अब देखो इस आर्क के पहले अगर मैं माइनर लिख दूं तो ये वाला आर्क हो जाएगा, और अगर इस आर्क के पहले मैं मेजर लिख दूं तो वो ये वाला आर्क हो जाएगा। तो आर्क समझ में आ रहा है। आर्क एक सरकमफेरेंस का स्मॉल पीस है। समझ में आया कि नहीं। और अच्छा ठीक है, उसके अलावा ये देखो ये कॉर्ड है और ये आर्क है। ये कॉर्ड हुआ और ये माइनर आर्क हुआ। कॉर्ड और माइनर आर्क का बीच का जो जगह है ना, ये उसको सेगमेंट बोलते हैं। कॉर्ड और मेजर आर्क का बीच का जो जगह है उसको भी सेगमेंट बोलते हैं। पर ये माइनर आर्क और कॉर्ड का बीच का जगह को माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच का जगह को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट मतलब ये जगह। समझ में आ रही है। उसी तरह से देखो 2 रेडियस और एक आर्क का बीच का जगह को सेक्टर बोलते हैं, लेकिन क्योंकि ये छोटा आर्क है तो इसलिए इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। और 2 रेडियस और आर्क के बीच का जगह, ये मेजर आर्क है ना, इसके बीच का जगह को भी सेक्टर बोलते हैं, लेकिन इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो एक तो चीज यहाँ पे गौर करो, सेक्टर होता है आर्क और रेडियस का बीच का जगह, और सेगमेंट होता है कॉर्ड और आर्क के बीच का जगह। डिफरेंस समझ में आ रहा है। उसके अलावा देखो अगर ये आर्क दिख रहा है सबको, ये आर्क सेंटर में एंगल बना रहे हैं ना, तो अगर मैं इस एंगल का नाम बोलूंगा AOB, और इस AOB को मैं क्या लिया हूँ, थीटा। थीटा एक जस्ट सिंबल है। अगर आपको AOB मतलब थीटा से अगर प्रॉब्लम है तो आप x ले सकते हो, y ले सकते हो। तो जिस तरह से ये वाला एंगल का नाम क्या हो गया, AOB, तो ये वाला एंगल भी तो AOB ही है ना। तो अब क्वेश्चन ये होता है आप कौन सा AOB को बोल रहे हो। अगर मैं ऐसे करके आर्क बना दूंगा और आपको यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं करूंगा और मैं बोलूंगा एंगल AOB, तो आपको पता नहीं चलेगा ना कौन सा AOB का बात हो रहा है, इस AOB का बात हो रहा है या इस वाला AOB का बात हो रहा है। अरे ये भी तो AOB एंगल है ना, और ये भी तो AOB एंगल है ना। तो अगर आप इस एंगल को थीटा ले लेते हो, इस AOB एंगल को, तो उसका जो इधर वाला एंगल है ना, उसको आपको क्या बोल, उस एंगल का नाम क्या होगा, रिफ्लेक्स AOB। ये एंगल का नाम अगर AOB होगा तो इसका बचा हुआ एंगल का नाम क्या होगा, रिफ्लेक्स AOB। और रिफ्लेक्स AOB का वैल्यू क्या होता है, जो AOB का वैल्यू होगा ना उसको आपको 360 से माइनस कर देना। मतलब रिफ्लेक्स AOB कुछ और नहीं, 360 माइनस एंगल AOB है, जो कि 360 माइनस थीटा है। ये समझ में आया। उसके अलावा एक सर्कल में सबसे लंबा कॉर्ड कौन सा होता है, डायमीटर। समझ में आया। तो डायमीटर जो होता है ना वो सबसे लंबा कॉर्ड होता है, बाकी सब कॉर्ड उससे छोटे होते हैं, और डायमीटर क्या होता है, सबसे लंबा कॉर्ड होता है। और डायमीटर का जो लंबाई होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है।
ये बेसिक चीज समझ में आया। ये एक सर्कल है और ये आर्क दिख रहा है सबको, ए बी आर्क। ये आर्क ए बी यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे एंगल बना रहा है कि नहीं, जिस एंगल का नाम है ए ई बी। उसी तरह से ये सेम आर्क यहाँ पे भी सरकमफ्रेंस पे एंगल बना रहा है जिसका नाम है ए डी बी, और ये सेम आर्क यहाँ पे भी एंगल बना रहा है जिसका नाम है ए सी बी। तो अगर सेम आर्क सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनाता है तो वो सारा एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और इसको क्या बोलते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट। इसको एंगल इन द सेम सेगमेंट क्यों बोलते हैं, एंगल इन द सेम आर्क क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं यहाँ पे अगर मैं एक कॉर्ड बना दूं तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। और ये सारा एंगल जो है ये इसी सेगमेंट द्वारा बनाया गया है, मतलब ये यही आर्क द्वारा बनाया गया है। ये आर्क और ये कॉर्ड द्वारा बनाया गया कि नहीं? देखो यही कॉर्ड यहाँ पे भी एंगल बना रहा है, यही आर्क यहाँ पे भी एंगल बना रहा है। तो अगर सेम आर्क और सेम कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनाता है तो सारा एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये समझ में आया? मतलब यहाँ पे एंगल ए सी बी, ए डी बी और ए ई बी सब इक्वल है। ये थ्योरम समझ में आ गया। दूसरा थ्योरम देखो, ये एक सर्कल है, ये आर्क दिख रहा है सबको, ए बी आर्क। ए बी आर्क सेंटर में भी एंगल बना रहा है जिसका नाम है ए ओ बी, और ए बी आर्क सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बना रहा है, मतलब बाउंड्री पे भी एंगल बना रहा है जिसका नाम है ए सी बी। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि सरकमफ्रेंस पे जितना एंगल बनाएगा ना, सेंटर में उसका डबल बनाएगा। तो थ्योरम क्या है, एंगल सबटेंड बाय आर्क, कौन सा आर्क, ए बी, एट द सेंटर क्या है, ट्वाइस द एंगल सबटेंड बाय सेम आर्क एट द सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे अगर 30 बनाएगा यहाँ 60 बनाएगा, यहाँ 20 बनाएगा यहाँ 40 बनाएगा, और यहाँ 50 बनाएगा तो यहाँ 25 बनाएगा, उल्टा। समझ में आया? चलो देखो, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड होता है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस मतलब ए बी सी डी सर्कल का सरकमफ्रेंस पे लाई करता है, बाउंड्री पे लाई करता है, तो इस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाएगा। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर इसका चारों कॉर्नर सर्कल के ऊपर लाई करता है तो ना बाहर होना चाहिए ना अंदर होना चाहिए, चारों का चारों सर्कल के ऊपर होना चाहिए, तब इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल ए और एंगल सी का मतलब हो गया BCD, तो एंगल ए और BCD का सम कितना होता है, 180 डिग्री। उसी तरह से एंगल बी और एंगल डी का भी सम कितना होता है, 180 डिग्री। उसके अलावा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर आप कोई एक्सटर्नल एंगल बनाओगे, ये एंगल जो होता है ना हमेशा इस एंगल से क्या होता है, इक्वल होता है। अब बोलोगे कैसे इक्वल होता है, तो देखो बहुत सिंपल सा बात है। इसका सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, और इसका सम भी कितना है, 180 डिग्री। तो ये और ये इक्वल नहीं हुआ। मान लो ये 60 है और इसका सम 180 डिग्री है, तो ये 120 होगा। और इसका सम भी 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो इक्वल नहीं हो गया? अरे समझे कि नहीं? ओके, नेक्स्ट देखो, ये एक सर्कल है और ये डायमीटर है। तो डायमीटर जो होता है ना, वो सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। जैसे ये देखो, ये डायमीटर यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है। अगर आप एक लाइन को यहाँ टच करोगे और यहाँ ज्वाइन करोगे तो वो भी 90 डिग्री होगा। इसका नाम क्या है, एंगल इन द सेमी सर्कल। क्योंकि ये जो 90 डिग्री बना है किस में बना है, आधा सर्कल में बना है। और ये वाला जो 90 डिग्री बना, ये पूरा इस कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। क्योंकि देखो ये जो आर्क दिख रहा है ना, ए बी आर्क, सेंटर में कितना बना रहा है, 180 डिग्री। तो ये आर्क सरकमफ्रेंस में कितना बनाएगा, उसका आधा। इसी पे बेस्ड है। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, ये एक सर्कल है और सर्कल पे ये जो दिख रहा है ना, OA रेडियस है और OB भी क्या है, रेडियस। तो अगर आप रेडियस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे, ओके, जो सर्कल को कहाँ पे टच करेगा, एक ही पॉइंट पे, तो उस लाइन को टेंजेंट बोला जाता है। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है और वो हमेशा रेडियस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे AP और BP जो है ना वो टेंजेंट है। और अगर आप कोई सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हो, एक टेंजेंट इधर बना रहे हो, एक टेंजेंट इधर, तो वो दोनों टेंजेंट का दूरी क्या होता है, बराबर होता है। मतलब AP का वैल्यू और BP का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। उसके अलावा ये टेंजेंट को ज्वाइन करने के बाद यहाँ जो एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, अगर आप इस सर्कल का सेंटर को और उस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर देते हो, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं। इन दोनों ट्राइंगल में ये और ये तो इक्वल ही होगा, रेडियस ये 90 ये भी इक्वल होगा, और ये कॉमन है
तो ये जैसे ही होगा ना ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि ये और ये टेंजेंट भी इक्वल है। तो जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा ना तो ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इससे इक्वल हो जाएगा। तो ये सब चीज जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसको हम लोग क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे अगर ये एंगल दे देगा तो हम लोग से ये एंगल निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, देखो ये एक सर्कल है और सर्कल में अगर सेंटर से एक कॉर्ड के ऊपर, कॉर्ड पता है क्या होता है, कॉर्ड एक लाइन होता है जो सर्कल को दो जगह पे टच करता है। तो अगर आप सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाते हो तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब ये वाला पार्ट इस वाला पार्ट से इक्वल हो जाएगा। और इसका कन्वर्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका कन्वर्स मतलब इसका उल्टा क्या बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों बाइसेक्ट हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। समझ में आया। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, सॉरी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड देन दैट लाइन इज परपेंडिकुलर। ओके नेक्स्ट देखो, ये एक अलग कॉर्ड है और ये एक अलग कॉर्ड है। अगर दोनों कॉर्ड का सेंटर से दूरी बराबर है, जैसे OM इक्वल टू ON है, इसका दूरी सेंटर से कितना है OM और इसका दूरी सेंटर से कितना है ON। अगर दोनों का दूरी सेंटर से बराबर है तो दोनों कॉर्ड भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि अगर OM और ON इक्वल है ना तो दोनों कॉर्ड भी इक्वल हो जाएगा, AB और CD। तो इसका इस थ्योरम को कैसे डिफाइन करते हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस। अगर कॉर्ड इक्वल है तो उसका सेंटर से दूरी भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम दो तरीका से डिफाइन कर सकते हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस एंड इक्वी डिस्टेंस कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर इक्वी डिस्टेंस है तो इक्वल है कॉर्ड, अगर कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से बराबर डिस्टेंस में है तो इक्वल है। और अगर कॉर्ड इक्वल है तो दोनों का दूरी भी क्या है, बराबर है। अरे क्या बोले समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बात सुनो। कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाने से ये दोनों कैसे इक्वल हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो, दो ट्रायंगल बन जाएगा। इन दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन, ये 90 डिग्री और ये रेडियस हो जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये और ये CP/CD से इक्वल। समझ गया। अब देख यहाँ पे क्या करेगा, AB और CD को इक्वल करना है। मान ले क्वेश्चन में दे दिया है कि ON और OM इक्वल है और आपको किसको इक्वल करना है, AB और CD को। तो यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन करेगा और यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन करेगा, ये छोटा ट्रायंगल बन जाएगा। ये देख, ये वाला एक ट्रायंगल और ये वाला एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन में दे दिया कि ये ON और OM इक्वल है, तो ये और ये इक्वल, ये 90 डिग्री और ये रेडियस, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये और ये CP/CD हो जाएगा। और अब देखो ये और ये इक्वल हो गया ना, अरे ये और ये इक्वल हो गया कि नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े हैं कि अगर कोई भी परपेंडिकुलर रहता है उसको बाइसेक्ट करता है, तो जैसे ये और ये इक्वल होगा तो उसका ऑटोमेटिक उसका डबल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आया, मतलब इस थ्योरम का यूज उसमें है। ये एक सर्कल है, AB एक कॉर्ड है और CD भी एक कॉर्ड है। दोनों कॉर्ड को एक्सटेंड करके एक्सटर्नली मीट करवाएं, दोनों कॉर्ड को एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट करवाएं, मतलब कोई बाहरी पॉइंट पे मीट करवाएं जो सर्कल से बाहर है। तो अगर कोई दो कॉर्ड एक्सटर्नल पॉइंट पे जाके मीट करता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोडक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोडक्ट से क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब AP इंटू BP और CP इंटू DP ये इक्वल होगा। ओके नेक्स्ट, अगर ये एक सर्कल है और AB और CD यहाँ पे कॉर्ड है और इसमें AB और CD इसमें भी कॉर्ड था लेकिन ये बाहर जाके मिला था, इसमें AB और CD कॉर्ड अंदर में ही मिला है। कहाँ पे मिला है, P पे। तो इस केस में भी यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोडक्ट और यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोडक्ट, मतलब AP इंटू BP इक्वल टू हो जाएगा CP इंटू DP। देखो सेम है, यहाँ अगर बाहर में मिले या अंदर में मिले, उस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी और उस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी का प्रोडक्ट, उस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी और इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी का प्रोडक्ट से क्या होगा, बराबर होगा। अरे समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे जो लोग एग्जाम में दे दिए 4 ये 3 और ऐसे ये x दे दिया ये 6 दे दिया, ऐसे कुछ निकालने बोलेगा निकाल 4 into 3 by 6। हाँ तो देखो ये एक सर्कल है और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये भी एक कॉर्ड है और ये भी एक कॉर्ड है और ये भी एक कॉर्ड है, 3 तो कॉर्ड है। उसके अलावा आपको ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये क्योंकि सर्कल को एक ही जगह पे टच किया, ये टेंजेंट है।
और क्वाड और आर्क के बीच का जो जगह होता है उसको सेगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना तो सेगमेंट बन गया, सेगमेंट 1, ये एक सेगमेंट 2 और ये एक सेगमेंट 3, 3 तो सेगमेंट बन गया। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि टेंजेंट और किसी एक सेगमेंट, देखो ये सेगमेंट दिख रहा है कि नहीं, तो टेंजेंट और किसी एक सेगमेंट के बीच में जो एंगल होता है ना, वो बाकी बचा हुआ 2 सेगमेंट का बीच का जो एंगल होगा उससे इक्वल होगा। अरे ये दोनों सेगमेंट का बीच का एंगल ये है, और ये वाला जो एंगल है वो किसके किसके बीच का एंगल है, इस सेगमेंट और इस टेंजेंट का बीच का एंगल है। तो ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया? तो सर अगर ये वाला लेंगे तो ये और ये वाला, हाँ, अगर जैसे तुम सोच लो ये वाला लिए तो वो इससे इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला सेगमेंट और इस टेंजेंट का बीच का एंगल ये है, और बचा हुआ 2 सेगमेंट जो है, इस सेगमेंट को छोड़ के जो बाकी 2 सेगमेंट बचा उसके बीच का एंगल ये है, उससे इक्वल होगा। सही बोले हो। तो अगर सोच लो ये y हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, y। समझ में आ रहा है? तो ये एक सर्कल है, ये रेडियस हो गया, और रेडियस के ऊपर जो लाइन 90 डिग्री बनाता है और सर्कल को एक ही जगह पे टच करता है तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो टीपी यहाँ पे क्या है, टेंजेंट है। तो टीपी क्या हो गया, टेंजेंट। और ए बी एक कॉर्ड है जो टेंजेंट पे एक्सटर्नली मीट कर रहा है, कहाँ पे, पी पे जाके। तो अगर कोई टेंजेंट किसी कॉर्ड से मीट करेगा तो एपी ये जो डिस्टेंस है ना इसका, और बीपी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट का वैल्यू होगा ना, मल्टीप्लाइड एपी इंटू बीपी, उसका वैल्यू इस टेंजेंट का दूरी का स्क्वायर होगा। समझ में आया? देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को क्या निकालने बोला, आरटीएस। क्या निकालने बोला है, आरटीएस। तो आरटीएस फाइंड करना, ये वाला एंगल। तो देखो ये आपको दिख रहा है, ये डायमीटर, ये डायमीटर दिख रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं ये डायमीटर का ये जो आर्क है, ये आर्क कौन सा आर्क, पी क्यू, यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है, 180 डिग्री। तो यही वाला आर्क सरकमफ्रेंस में कितना बनेगा, उसका आधा, 90। तो ये वाला 90 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? और ये अगर 90 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट देखो ये वाला आर्क दिख रहा है सबको, आर एस आर्क। तो आर एस यहाँ पे 42 डिग्री बना रहा है सेंटर में। तो आर एस सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा, यहाँ पे उसका आधा, 21। अब देखो इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है आर क्यू टी में ये 90, ये 21, और ये वाला निकालना है। समझ में आ रहा है? तो 90 प्लस 21 कितना हो गया, 111। 111 को अगर हम माइनस कर दे 180 से तो आरटीएस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 111 से हम लोग 111 माइनस करेंगे, 9 बचेगा। यहाँ पे 7 में से गया तो 69 बचेगा। समझ में आया? देखो हम लोग को ये वाला एंगल जो है ना, बी डी सी 40 दे दिया है और एबीसी 50 दे दिया है। आपको निकालने क्या बोला है, सी डी ए मतलब कौन सा एंगल हो गया, सी डी ए मतलब ये वाला एंगल। तो ये वाला आर्क दिख रहा है सबको, एसी आर्क। एसी आर्क जो एंगल यहाँ बनाएगा, समझ में आ रहा है ना, वही एंगल यहाँ भी बनाएगा। अरे एडीसी जितना होगा, एडीसी उतना ही होगा जितना एबीसी होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट में सेम एंगल बनता है थ्योरम में। ये 50, ये भी 50 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद तो ये 50 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है बीएसी। कहाँ है बीएसी, बीएसी मतलब ये वाला एंगल। अब देखो ये वाला आर्क दिख रहा है, बीसी आर्क। बीसी आर्क यहाँ पे जो एंगल बनाएगा ना, देखो बीडीसी, वही सेम एंगल यहाँ पे भी बनाएगा, बीएसी। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, तो ये 40 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या निकालने बोला, बीसीए। तो देखो ये 50 और ये 40, 90 हो गया। तो 90 को अगर हम 180 से माइनस कर दे इस ट्राइंगल में तो ये निकल जाएगा। तो 180 माइनस 90 तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आ गया। बाकी जो लिखने का तरीका है ना, लिखने में बस जो यहाँ पे हो रहा है वो लिखो। सर वो लिखना ही पड़ेगा ना, मतलब किससे आ रहा है, जैसे एंगल इन द सेम सेगमेंट। हाँ वो लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं कि ये वाला जो एंगल होगा ना वो इस वाला एंगल से क्या होगा, इक्वल होगा। एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो बगल वाला इंटरनल एंगल का ओपोजिट एंगल से इक्वल होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोग को एडी दे दिया 70, ये जो एडी है ना वो 70 दे दिया है। तो उस हिसाब से हमारा बीएसी एबीसी भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ये जो एबीसी है वो 70 हो जाएगा। उसके बाद और क्या दे दिया है, ओबीए दे दिया है 45 डिग्री। ओबीए ये ओ है, ठीक है, तो ओबीए मतलब ये वाला एंगल दे दिया 45 डिग्री। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद आगे बोल दिया कि आपको क्या निकालना है, बीएसी निकालना है। बीएसी
BAC मतलब ये वाला एंगल निकालना है। क्या निकालना है आप लोग को? BAC मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ये मिसिंग है। उसके अलावा और क्या निकालना है? OCA मतलब ये वाला एंगल निकालना है। यहाँ तक समझ में आया? तो मुझे एक चीज बताओ, ये वाला एंगल 70 कैसे हुआ, ये समझ में आया? और ये एंगल 45 है, तो 70 में से अगर हम लोग 45 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा। कौन सा एंगल पता चल जाएगा? हम लोग को क्या क्या निकालना है? BAC निकालना है और OCA निकालना है, ये दो एंगल निकालना है। तो हम लोग BAC निकालेंगे पहले, सबसे पहले कौन सा एंगल निकालेंगे? BAC निकालने के लिए ये 70 हुआ तो ये भी 70 हो गया, ये समझ में आया ना? आपका ADE और CBA ये दोनों कितना हो गया? 70। उसके बाद इन ट्राइंगल OBC ट्राइंगल दिख रहा है सबको? इस ट्राइंगल देखो, ये पूरा 70 है और ये 45 है, तो OBC एंगल कितना हो जाएगा? 25। 70 माइनस 45 हो जाएगा 25 डिग्री। अब अगर OBC 25 है तो OCB भी 25 होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, और रेडियस हुआ मतलब ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, और आइसोस्केलेस ट्राइंगल में और ये बेस एंगल इक्वल होता है। सर इसमें रीजन क्या लिखेंगे साइड में? छोटा सा कुछ मतलब जैसे OBC इज इक्वल टू OCB के लिए क्या रीजन लिखें? सिंपल लिखेगा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, बस इतना लिखते हैं तो बेस एंगल इक्वल होगा। हाँ वो सब लिख सकते हो। बाकी अगर आप नहीं भी लिखोगे ना कि रेडियस इक्वल है, ये इक्वल है, तो वो एग्जामिनर भी समझ रहा है कि ये रेडियस है। अब इतना बकलोल एग्जामिनर रहेगा देगा। तो देखो ये 45, ये वाला एंगल कितना हो गया? 25, और ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 25। तो 25 कितना हो गया? 50 हो गया। तो इससे हम लोग का ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो हम लोग का एंगल BOC कितना हो जाएगा? 180 माइनस 25 प्लस 25, क्योंकि ये तीनों एंगल का सम 180 है ना, तो 180 से माइनस करने से ये एंगल पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 180 माइनस 50 कितना हो गया? 130। अब देखो ये जो आर्क दिख रहा है ना, BC आर्क सेंटर में कितना बना रहा है? 130। तो यही BC आर्क सर्कमफ्रेंस में कितना बनाएगा? यहाँ BAC क्या बनाएगा? 130। तो BAC जो होगा उसका आधा बनाएगा, तो BAC जो होगा हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? OBC, और सॉरी BOC। ये जो BAC है वो BOC का आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 130/2 65 डिग्री। ये वाला एंगल कितना निकल गया? 65 डिग्री। तो ये हमारा निकल गया 65 डिग्री। अब बचा OCA, ये वाला एंगल, और हम लोग को ये वाला एंगल ऑलरेडी पता है 25 है। तो अगर मैं ये पूरा एंगल निकाल लूं, ये पूरा एंगल, और इससे अगर मैं ये 25 को माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा। तो ये पूरा एंगल निकालने के लिए हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ABC। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC में हमारा ये एंगल कितना है? 65। ये पूरा एंगल कितना है? 70। और ये वाला एंगल का नाम क्या हो गया? ACB का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, इक्वल टू ले लेंगे 180। तो ACB कितना हो जाएगा? 180 से 65 प्लस 70 मतलब 135 माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा? 5, 7 में से 3 गया, कितना बचा? 45। यहाँ तक समझ में आया? तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 45, और ये वाला एंगल कितना है? 25। तो ये माइनस करने से OCA पता चल जाएगा। तो OCA कितना हो जाएगा? OCA हो जाएगा 45 माइनस 25, 20 डिग्री। यहाँ पे दो सर्कल है, दोनों सर्कल क्या कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक सर्कल कब होते हैं? जब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होता है। आपको एक सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर दे दिया और एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर दे दिया है, और आपको क्वेश्चन निकालने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल व्हिच टचेस द इनर सर्कल। आपको आउटर सर्कल का कॉर्ड निकालना है जो इनर सर्कल को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। मतलब आपको ये कॉर्ड निकालना है, ये वाला कॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल में जब परपेंडिकुलर बनाया जाता है कॉर्ड के ऊपर, तो कॉर्ड को क्या कर देता है? बाइसेक्ट करता है। और क्योंकि ये क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन राइज होता है कि ये इसको हम परपेंडिकुलर कैसे ले सकते हैं? तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि ये जो कॉर्ड है ना, वो इस सर्कल को एक ही जगह पे टच कर रहा है, और जो लाइन सर्कल को एक ही जगह पे टच करता है उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो दैट मींस वो यहाँ पे परपेंडिकुलर है।
क्योंकि इस सर्कल को ये लाइन एक ही जगह टच कर रहा है, मतलब इस सर्कल के लिए वो क्या है, टेंजेंट है। लेकिन बड़े वाले सर्कल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, सेंटर से बनाया हुआ, और सेंटर से जो परपेंडिकुलर बनाया जाता है क्वाड के ऊपर, वो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग को इस क्वाड का लंबाई निकालने बोला है, तो बहुत सिंपल है, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एम निकाल लोगे। तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो बेस कैसे निकलेगा, बेस निकलेगा रूट ओवर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 हो जाएगा रूट ओवर 16। 16 का कितना निकल जाएगा, 4। जैसे ये 4 निकला तो इक्वल है ना, ये 4 होगा तो ये भी 4। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 2 टाइम्स 4, 8 सेंटीमीटर। यहाँ समझ में आया? अच्छा चलो ठीक है, तो और क्वेश्चन करते हैं टेंजेंट वाला। यहाँ पे लिखा है कि एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। और एक सर्कल को इंस्क्राइब्ड कब बोला जाता है, जब वो क्वाड्रिलेटरल का चारों कॉर्नर को टच करता है। ये सर्कल चारों कॉर्नर को टच करा, इसलिए इसको इंस्क्राइब्ड बोला गया है। और इस क्वेश्चन में क्या दे दिया कि बीसी का वैल्यू दे दिया है 38। क्या दे दिया है, बीसी का वैल्यू। ये जो बीसी है ना, इसका वैल्यू कितना दे दिया है, 38 सेंटीमीटर। उसके बाद BQ जो दिया है वो है 27 सेंटीमीटर। ये 27 सेंटीमीटर दे दिया BQ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आपका DC जो है 25 सेंटीमीटर दे दिया है। DC मतलब ये 25 सेंटीमीटर दे दिया है। और उसके बाद आपका लिख दिया है AD परपेंडिकुलर टू DC। AD जो है BC से वो DC के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री दे दिया है। और आपको फाइंड करने बोला रेडियस ऑफ सर्कल। आपको सर्कल का क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। समझ में आया कि नहीं? आपको क्वेश्चन में सर्कल का क्या निकालना है, रेडियस। आइदर आप ये निकाल लो या ये निकाल लो, तो ऑटोमेटिक काम बन जाएगा। तो अब आप लोग जो चीज देखो, हम लोग जानते हैं और ये जो लाइन सब है ना, ये सर्कल को एक ही जगह पे टच किया है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट मेंशन है ना। 2 जगह पे टच करता है 2 पॉइंट मेंशन रहता। तो जो भी सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है उसको टेंजेंट बोलते हैं। और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनता है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनता है वो इक्वल होता है। तो ये टेंजेंट जितना होगा ये भी उतना ही होगा। तो ये अगर 27 है तो ये भी 27 होगा। अब ये 27 पता चल गया, और ये पूरा कितना 38, तो उससे ये पता चल जाएगा 11। तो वो 11 तो RC 11 हो गया, तो SC भी 11 तो SC भी 11 होगा, क्योंकि ये दोनों भी टेंजेंट है। और ये पूरा 25 हो गया, 25 में 11 गया तो कितना हो गया, 14। यहाँ तक समझ में आया? ये भी 14 हो जाएगा। ये टेंजेंट है ना, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये तो ऑलरेडी 90 दिया हुआ है। और ये टेंजेंट है तो ये भी 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा। और एक क्वाड्रिलेटरल में सारा एंगल का सम 360 होता है। तो ये 90 90 90, तो इस 90 90 90 कितना हो गया, 270 हो गया। 270 में अगर और 90 ऐड कर दोगे 360 हो जाएगा। तो ये भी 90 डिग्री हो गया। और जैसे ही एक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 14। तो इसका रेडियस कितना निकल गया, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि OS जो है उसका रेडियस नहीं समझे। इस क्वेश्चन में ना P एक एक्सटर्नल पॉइंट है और AC और BD 2 कॉर्ड है, जिसको एक्सटेंड करके कहाँ पे मीट कराया गया है, P पे। यहाँ पे आपका PB जो है ना, उसका वैल्यू आपको निकालना है। और क्वेश्चन में BD दे दिया है 26, AC दे दिया है 16 और AP दे दिया 24। तो आप लोग को हम बताए थे एक थ्योरम, जिसमें इस पॉइंट से P का दूरी और इस पॉइंट से P का दूरी का प्रोडक्ट, इस पॉइंट से P का दूरी और इस पॉइंट का P का दूरी से प्रोडक्ट से क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AP इंटू CP इक्वल टू DP इंटू BP। BP इंटू DP ना, वही है। हाँ ठीक है। BP को हम लोग PB लिख दे रहे क्योंकि PB निकालने बोला है। अब PB BP एक ही है। AP का वैल्यू पहले देखते हैं। AP का वैल्यू कितना दे दिया, 24। CP का वैल्यू कितना दे दिया, CP का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो 24 में से 16 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 8 बचेगा। अरे CP 8 बचेगा। और DP दिया हुआ नहीं है, तो DP का हम लोग क्या ले लेते हैं, X ले लेते हैं। और PB जो है ना, PB पिन नहीं दिया हुआ है, तो PB कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग X ले लिए हैं तो PB कितना हो जाएगा, X प्लस 26। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग को क्या करना है, X निकालना है। और एक बार X निकल जाएगा
तो उससे हम लोग ये पी भी फाइंड कर लेंगे। अरे अगर एक्स पता चल जाएगा तो पी भी नहीं निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 8 चौका 32, 8 दूना 16, 16 3 चौका 39, मतलब सर 4 ना एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा 26x। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस 192 इक्वल टू 0। यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो 190 कितना हो गया, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, 2 38 जा और फिर 2 19 जा। हम लोग क्या करना है, यहाँ वाला नंबर को और यहाँ वाला नंबर को मल्टीप्लाई करना है। सर वहाँ पे 248 जा हुआ ना सर, 96 है तो 248 नहीं ये नहीं देखेंगे, देख के समझ जाएगा। 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, हाँ 48। हाँ यहाँ पे 48 होगा, सॉरी 248 जा होगा। 24 अच्छा यहाँ पे 248 जा हो जाएगा 96, 224 जा 212 जा और फिर 26 जा 23 जा। हम लोग को क्या करना है, यहाँ वाला नंबर को और यहाँ वाला नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू माइनस 92 हो जाएगा 192 और आपको दो नंबर बनाना है जिसको माइनस करने से कितना होगा, 26 आएगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ का प्रोडक्ट जो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो 26 लाने के लिए दो नंबर बनाना पड़ेगा। तो दो नंबर क्या क्या होगा, एक तो नंबर होगा 32 और एक तो 6 होगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ये एक नंबर 32 हो गया, एक नंबर 6 हो गया, क्योंकि 32 से 6 माइनस करने से 26 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 32 माइनस 6x माइनस 192 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 6x माइनस 192 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, 32x ना, 32x माइनस 6x 32 यहाँ पे 32 होगा और यहाँ हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 32 और यहाँ पे माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 32 कॉमन, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 32 और इसको अगर इक्वेट करेंगे 0 से तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 6 आ गया, ये जैसे 6 आ गया तो pv का वैल्यू कितना हो जाएगा, 26 प्लस 6 32। ये समझ में आया? क्वेश्चन में एपी और बीपी दो टेंजेंट है और हम लोग जानते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनता है वो इक्वल होता है। तो अगर ये दोनों टेंजेंट इक्वल होगा तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसका ऑपोजिट ये एंगल और इसका ऑपोजिट ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसको अगर हम एक्स ले लिया तो ये भी एक्स होगा। तो हम लोग इसका हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस 50 और इस दोनों एक्स के हेल्प से ये दोनों एंगल निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 50 इक्वल टू 180। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 50 130, x इक्वल टू हो जाएगा 65। ये कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABP। तो ये 65 हो गया और ये भी 65 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अब मुझे बताओ, आपको क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना ABC, इसका सारा एंगल निकालना है, मतलब ये एंगल भी, ये एंगल भी और ये एंगल भी। तो मुझे एक चीज बताओ, ये 65 है तो ये भी 65 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्वेश्चन में पैरेलल दे दिया है। देखो एरो दिया हुआ है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये 65 है तो ये भी 65 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? इसको लिख लेना, ABP इक्वल टू BAC, ABP इक्वल टू BAC और लिख देना अल्टरनेट एंगल। यहाँ तक हो गया ना? हाँ सर। अब मुझे चीज बताओ, ये जो ट्रायंगल बना है इसमें ये ट्रायंगल का जो तीनों साइड है, ये जो ट्रायंगल बना है इसका जो तीनों साइड है वो सर्कल के 3 तो कॉर्ड है कि नहीं? ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है। अब कॉर्ड और आर्क के बीच का जो जगह होता है उसको सेगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना तो सेगमेंट बन गया, 1 2 और 3। और हम लोग पढ़े थे कि टेंजेंट और एक सेगमेंट के बीच में जो एंगल होता है, जो बचा हुआ 2 सेगमेंट होता है उसके बीच का भी एंगल वही होता है। ये टेंजेंट है और ये एक सेगमेंट है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, वो जितना होगा जो बचा हुआ 2 सेगमेंट है, ये 2 बचा हुआ सेगमेंट है, उन दोनों का बीच में, अरे एक सेगमेंट ये हो गया, बचा हुआ 2 सेगमेंट ये हो गया ना, इन दोनों के बीच में ये एंगल उससे इक्वल होगा कि ना? ये एक थ्योरम है। तो यहाँ पे आपका ABP जो है वो ACB से इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 65 हो जाएगा। ये भी कितना निकल जाएगा, 65 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये तीसरा एंगल मिसिंग है 50। तो तीसरा एंगल हो जाएगा ABC, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है तो डायरेक्टली 180 से माइनस कर देते हैं 65 प्लस 65।
तो ये हो जाएगा 180 माइनस 130, तो 50 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, आप लोग को ना हम एक थ्योरम नहीं बताए थे, जो थ्योरम यहाँ पे यूज होने वाला है। वो थ्योरम क्या है कि अगर कॉर्ड इक्वल होगा ना तो सेंटर में भी इक्वल एंगल बनाएगा। तो ये थ्योरम बोलता है इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर में एंगल भी क्या बनाएगा? इक्वल बनाएगा। समझ में आया? तो ये वाला थ्योरम यहाँ पे यूज होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन है कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड क्या है? इक्वल है। और आपको ये वाला एंगल कितना दे दिया है? 132। और आपको कौन कौन सा एंगल निकालने बोला है? AEB मतलब ये वाला एंगल निकालने बोला है। उसके बाद AED मतलब आपको ये एंगल निकालने बोला है, AED। उसके अलावा आपको COD निकालने बोला है, COD मतलब ये वाला एंगल। समझ में आया? तो मुझे एक चीज बताओ, मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूं? इसको अच्छा ठीक है। तो हम इसको क्यों ज्वाइन किए, इसके पीछे कारण बता रहे हैं। इसको ज्वाइन करने से बेनिफिट क्या है? देखो ABCD ये 4 पॉइंट है, और ये चारों का चारों पॉइंट क्या हो रहा है? सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है। दैट मीन्स ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और अगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे का ऑपोजिट है। उसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है कि नहीं? तो B का ऑपोजिट कौन है यहाँ पे? D है ना। तो B का वैल्यू कितना है? 132। तो इससे हम लोग का D निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ABC प्लस ADC, दोनों को मिलाने से कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ADC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस ABC का वैल्यू 132 है। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 17 में से 13 गया तो 4, 48 डिग्री। ये 48 डिग्री निकल गया। यहाँ तक समझ में आया? अब मुझे तो चीज बताओ, मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर सकता हूं और मैं इसको भी ऐसे ज्वाइन कर सकता हूं। यहाँ पे ध्यान से देख लो। अरे मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ कि नहीं? रेडियस है ये। मैं इसको भी ज्वाइन कर सकता हूँ, रेडियस है। इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं ना। अब देखो ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड इक्वल है, तो हम लोग अभी क्या पढ़े कि इक्वल कॉर्ड जो है वो इक्वल एंगल बनाता है सेंटर में। तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर सोचो ये कॉर्ड यहाँ पे एक्स बना रहा है, कौन सा कॉर्ड? AB कॉर्ड। AB कॉर्ड कितना एंगल बनाएगा? AOB। AOB का वैल्यू सोच लो एक्स है, तो BC कॉर्ड भी कितना बनाएगा सेंटर में? एक्स ही बनाएगा ना। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 2x हो गया। ये समझ में आया? ओके, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो एक तो चीज आप देखो, ये AC आर्क दिख रहा है सबको? AC आर्क जो है सेंटर में कितना एंगल बना रहा है? AOC। और यही AC आर्क सरकमफ्रेंस पे कितना बना रहा है? 48। नहीं समझे? समझिए। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 48 का डबल हो जाएगा। ये हो जाएगा 96। यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो हमारा यहाँ पे AOC जो है वो हो गया 2 टाइम्स ADC, मतलब कितना हो गया? 2 × 48 96। ये पूरा 96 हो गया ना। ये कॉर्ड है, दिख रहा है? ये कॉर्ड और ये कॉर्ड तीनों क्या इक्वल है? इक्वल। और कॉर्ड सेंटर में क्या बनेगा? इक्वल एंगल। तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो पूरा एंगल है ये कौन कौन सा कॉर्ड मिलके बनाया? BC और AB। मतलब AB कॉर्ड यहाँ पे अगर एक्स एंगल बनाएगा तो BC कॉर्ड भी यहाँ पे क्या बनाएगा? एक्स एंगल। और एक्स मिलके कितना हो रहा है? 96। तो एक एंगल कितना हो जाएगा? 48। तो ये 48 होगा कौन सा एंगल? AOB। BOC भी कितना होगा? 48। और COD भी कितना होगा? 48। क्योंकि तीनों कॉर्ड इक्वल है तो तीनों कॉर्ड इक्वल एंगल बनाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा एंगल COD कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो आप ये निकाल लो, AOC सॉरी AOB कितना हो जाएगा? 96। ये पूरा 96 है ना, तो 96/2 48 हो जाएगा। अगर AOB 96 हो गया, सॉरी 48 हो गया, तो COD भी कितना हो जाएगा? 48, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स ऑप्शन इक्वल एंगल एट द सेंटर।
ये 48 कैसे आया समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पे दो कॉर्ड मिलके 96 बना रहा है, तो एक कॉर्ड कितना बनाएगा उसका आधा। अरे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं ओके, अब हम लोग को क्वेश्चन में और क्या निकालने बोला, COD तो निकल गया, उसके अलावा हम लोग को AEB निकालने बोला था। अब देखो AO, ये जो AB आर्क दिख रहा है, AB आर्क सेंटर में कितना एंगल बना रहा है 48, तो यही AB आर्क सरकमफ्रेंस में कितना बनाएगा 48 का आधा, 48 का आधा बनाएगा। तो आपका AEB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा हाफ ऑफ AOB, तो कितना हो जाएगा हाफ ऑफ 48, कितना हो जाएगा 24। तो अब हमारा ये एंगल भी निकल गया। अब कौन सा एंगल बचा हमारा AED। अब मुझे कुछ ये बताओ, ये जो AC आर्क है वो सेंटर में 96 बना रहा है, और AB कॉर्ड जो है वो सेंटर में कितना बना रहा है 48, BC कॉर्ड भी कितना बना रहा है 48, और ये जो CD कॉर्ड है वो भी कितना बना रहा है। तो ये यहां से यहां तक एंगल कितना है 96 है ना, 96। और ये 48 है ना, हाँ, ये सबको मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 96। AOD हो जाएगा, AOD हो जाएगा 96 प्लस 48, कितना हो गया 8 से 14 9 4 13 14 144। यहाँ तक समझ में आया। अब आप लोग यहाँ पे देखो, ये लास्ट स्टेप है, आंसर खत्म हो जाएगा। आपको AD आर्क दिख रहा है, हाँ, AD आर्क सेंटर में कितना एंगल बना रहा है AOD हाँ, 144, और यही AD आर्क सरकमफ्रेंस में कितना एंगल बना रहा है AED, AED। तो AED कितना हो जाएगा इसका आधा 144/2 नहीं समझे। समझ गया। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कौन ATSB, तो इसका ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कौन ATSB। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है ना वो इंटरनल ऑपोजिट एंगल से इक्वल होता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा सेम। समझ में आया। उसी तरह से ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कौन TDCS। तो इसमें भी ये जो एक्सटर्नल एंगल है वो इस इंटरनल ऑपोजिट, एक्सटर्नल एंगल जो है इंटरनल का ऑपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा इक्वल। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो गया, एक्सटर्नल इंटरनल का ऑपोजिट से इक्वल, और ये एक्सटर्नल भी इसका इंटरनल का ऑपोजिट से इक्वल हो गया 2 2। यहाँ तक समझ में आया। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन है तो 1 और 2 का सम कितना होगा 180 डिग्री, और ये जो PAT पैट है वो 1 के बराबर है, और PDT जो है वो 2 के बराबर है। तो अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। बाकी तो उससे हम लोग को एक तो चीज पता चल गया कि ये दोनों का सम 180 डिग्री है, उसको हम लिख लिए। उसके अलावा हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में, ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल है ना कौन PATD भी एक क्वाड्रिलेटरल है, और एक क्वाड्रिलेटरल में हम लोग जानते हैं सारा एंगल का सम कितना होता है 360। तो हम लोग क्या किए, ये एंगल प्लस ये वाला एंगल ATD प्लस ये वाला एंगल प्लस ये APD, ये सारे एंगल को हम लोग क्या किए ऐड किए, इक्वल टू कितना हो गया 360। इसमें से PAT और PDT इन दोनों का सम 180 है, तो ये उधर जाके 360 से माइनस होगा, तो इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इन दोनों का सम भी 180 डिग्री हो गया। तो एक क्वाड्रिलेटरल में अगर बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। यहाँ तक समझ में आया। ये देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, ये सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल में AB एक कॉर्ड है और TS भी एक कॉर्ड है, दोनों एक्सटेंड होकर P पे मीट किया है। तो हम लोग जानते हैं जब दो कॉर्ड एक्सटर्नली मीट करता है तो हम लोग का हो जाएगा BP इंटू AP इजिकल टू SP इंटू TP। ये समझ में आया। उसी तरह से ये दूसरा सर्कल में TS एक कॉर्ड है और CD भी एक कॉर्ड है, दोनों एक्सटेंड होकर एक्सटर्नली मिला है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा SP इंटू TP इजिकल टू CP इंटू DP। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को BP इंटू AP इजिकल टू CP इंटू DP। ये भी प्रूफ हो गया, समझ गए।